Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to the lecture number 20, System and Network Administration, Linux based ITech 3116. And today we are going to discuss about the DSP configuration in Linux. In our previous class, we were discuss about what is DSP and how the DSP work in client server model. हमने वहाँ पे डिस्कस किया कि आपका DSP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल क्या है और DSP प्रोटोकॉल की वर्किंग को देखा कि कैसे आपका DSP जो है वो आपके क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर क्लाइंट्स को कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कैसे आईपीस जो है वो असाइन होती हैं। हमारे पास 3 डिफरेंट वेज हैं। डायनामिकली आईपी असाइन हो सकता है, ऑटोमेटिकली आईपी असाइन होता है और स्टैटिकली आईपी असाइन होता है। और आईपी के साथ आपका नेटवर्क मास्क, आपका गेटवे, ये भी डीएसपी जो है वो क्लाइंट को प्रोवाइड करता है। For today's class, inshallah we will discuss about installation and configuration of DSCP in Ubuntu server. So let's dynamic host configuration protocol. How you people can configure DSCP in your Ubuntu operating system. You people have to open your virtual machine where you install your Ubuntu server. आप अपने virtual machine को ओपन करेंगे, वहाँ पे आप टर्मिनल में जाएंगे। आपको पता है कि जैसे टर्मिनल को हम ओपन करते हैं, तो टर्मिनल को ओपन करके वहाँ पे आप कमांड इंसर्ट करेंगे sudo apt-get update। ये कमांड क्या करेगी, आपके पैकेजेस को अपडेट कर देगी। ठीक है जी। तो जैसे ही आप sudo के साथ कोई कमांड लिखते हैं, तो चूंकि आप sudo आप रूट लेवल को एक्सेस कर रहे हैं, तो आप अपना एडमिनिस्ट्रेटर का जो पासवर्ड है वो यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। जैसे ही आप पासवर्ड इंसर्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो आपके पैकेजेस जो हैं वो अपडेट हो जाएंगे। फर्स्ट अपडेट apt-get। आप अपने फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट करने से पहले आप अपने apt-get के पैकेज को आप अपडेट करेंगे बाय यूजिंग दिस कमांड। इस कमांड को यूज करते हुए हम अपने पैकेजेस को अपडेट, एंड देन वी आर गोइंग टू इंस्टॉल DSCP। DSCP को इंस्टॉल करने के लिए हम कमांड इंसर्ट करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर sudo apt-get install isc DSCP server। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं इस बॉक्स के अंदर यही कमांड जो है वो इंसर्ट की हुई है। इस कमांड को हमने लिखा हुआ है। इस कमांड को हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो रीडिंग पैकेजेस लिस्ट डन, बिल्डिंग डिपेंडेंसी ट्री एंड इंफॉर्मेशन, ये सारे के सारी वो जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है और ये कमांड जो है वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होगी। तो हम चूंकि DSCP को कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, तो DSCP कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें IPs रिक्वायर्ड हैं। आपके नेटवर्क का IP क्या है, तो यूबंटो सर्वर को के टर्मिनल के ऊपर आप लिखेंगे कमांड ipconfig। आपका सर्वर जो है वो कौन सा IP को यूज करता है। ठीक है जी। तो हम ipconfig की कमांड जो है वो यहाँ पे टर्मिनल में लिखेंगे। जैसे ही हम कमांड लिखेंगे तो हमारे यहाँ पे 2 डिफरेंट कार्ड्स नज़र आ रहे हैं आपको। ये एक नेटवर्क कार्ड है और एक नेटवर्क कार्ड ये है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके इंटरनेट का जो IP एड्रेस है 172.25.1.11। यहाँ पे ये आपको उस नेटवर्क का IP एड्रेस नज़र आ रहा है। ये नेट मास्क जो है उसका दिया हुआ है, ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको उस नेटवर्क की, आपके सर्वर के नेटवर्क की जितनी भी इंफॉर्मेशन है तो यहाँ पे डिस्प्ले होगी। तो यहाँ से हम अपने सर्वर का फॉर द सेक ऑफ
कम्युनिकेशन विद सर्वर हम अपना आईपी गेट करेंगे। तो हमारे पास हमारे सर्वर का जो इस वक्त सर्वर है उसका आईपी एड्रेस है 172.25.1.11। और जब आप ये आईपी कॉन्फ़िग लिखेंगे तो आपकी ये नेटवर्क की इंफॉर्मेशन कोई और होगी जिस नेटवर्क के साथ आप कनेक्टेड है। ये लाजमी नहीं कि ये सेम ही हो। मैं इस वक्त इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हूँ तो मेरे इंटरनेट का नाम जो है वो ENS3 के साथ आ रहा है, ठीक है। और उसका जो आईपी एड्रेस है वो ये आ रहा है। जब आप अपने सर्वर की आईपी कॉन्फ़िगरेशन आप जैसे भी हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आईपी कॉन्फ़िग लिखते हैं तो हमारे पास वो सारी डिटेल आ जाती है। इस तरह सर्वर के टर्मिनल के ऊपर हम जाके आईपी कॉन्फ़िग लिखेंगे तो आपके सर्वर के पास कौन सा इंटरनेट जो है वो कनेक्टेड है और कौन सा आईपी जो आपके सर्वर का है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो आपने वहाँ से अपने सर्वर का आईपी जो है वो गेट कर लेना। तो कॉन्फ़िगर नेटवर्क कार्ड को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम कमांड जो है वो यहाँ पे लिखेंगे sudo nano /etc डिफ़ॉल्ट ISC डैश या हैफन DHCP हैफन सर्वर। ये कमांड हम कहाँ पे आके लिखेंगे? यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है नैनो। ये आपका नैनो जो है वो प्लेटफॉर्म है, वर्ड एडिटर है जिसके अंदर जाके हम ये कमांड को रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। वो नैनो आपका एडिटर जो है वो ओपन हो गया। उसके अंदर जाके हमने ETC आपकी ETC डायरेक्टरी है। हमने जब डायरेक्टरीज को डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे देखा कि आपके पास नंबर ऑफ सब डायरेक्टरीज हैं। वो नंबर ऑफ सब डायरेक्टरीज जो हैं वो ETC डायरेक्टरी को अगर आप मेमोराइज करें तो वहाँ पे आपको मैंने बताया था कि आपकी ETC के अंदर जितनी भी आपकी इंस्टॉलेशन होंगी उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होंगी सब के सब जो है वो ETC के अंदर जाके जो है वो स्टोर होंगी। तो हम चूँकि DHCP को कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं तो DHCP के जितने भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल हैं वो कहाँ पे स्टोर होंगी? वो ETC डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होंगी। यहाँ पे हमने कमांड को एग्जीक्यूट किया जी ETC डिफ़ॉल्ट ISC DHCP सर्वर। जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगी तो आपकी उस नेटवर्क इंटरफेस के अंदर आप आ जाएंगे जिस नेटवर्क के ऊपर आप काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन जो है ये कमेंट की हुई है डिफ़ॉल्ट फॉर DHCP सर्वर कॉन्फ़िग फाइल। आपके पास DHCP वर्जन 4 DHCP वर्जन 6 जो है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। एडिट DHCP d.config फाइल हम उसको एडिट करने जा रहे हैं अपने कॉन्फ़िग फाइल को उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो उसके लिए हम अपनी डायरेक्टरी को चेंज करेंगे। हम चूँकि DHCP को कॉन्फ़िगर करने लगे तो जब आप DHCP को कॉन्फ़िगर करने लगे तो हम चेंज डायरेक्टरी करेंगे। चेंज डायरेक्टरी ETC देन DHCP। आप DHCP की डायरेक्टरी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और DHCP की डायरेक्टरी के अंदर आके हम कॉन्फ़िग फाइल हम उसको कॉन्फ़िगर कर देंगे अपने DHCP को अपने सर्वर के साथ, ठीक है। तो जब हमने ये कमांड एग्जीक्यूट की है तो कमांड एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं हम अपने ऑप्शन दे रहे हैं अपने डोमेन का नाम जो है वो रख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे डोमेन का नाम जो है वो example.org जो ये आपकी डोमेन का नाम है। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है जी। ये डोमेन सर्वर है उसकी इंफॉर्मेशन आपको आ रही है। ये NS1 example.org NS2 example.org आपके पास डिफरेंट डोमेन्स जो है वो नज़र आ रही हैं। डिफ़ॉल्ट लीज टाइम आपको मेरा मैक्सिमम लीज टाइम आपका क्या है हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि जब आप DHCP को कॉन्फ़िगर करते हैं तो DHCP आपके IP एड्रेस के साथ आपका लीज टाइम जो है वो भी उसको भी जनरेट करता है, ठीक है। तो आपका डिफ़ॉल्ट लीज टाइम और आपका मैक्सिमम लीज टाइम क्या है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो है वो उसकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। स्लाइटली डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन फॉर आ इंटरनेट इंटरनल सबनेट हमारे पास सबनेट मास्क आ गया। रेंज आपकी किया आपके नेटवर्क की रेंज क्या है चूँकि हम
DHCP को कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, तो DHCP को कॉन्फ़िगर करने के लिए डेफिनेटली आप एक IP का पूल क्रिएट करेंगे और उस IP का पूल जो है, उस पूल की रेंज क्या होगी? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे IP के पूल की जो रेंज है वो 172.25.1.100 से स्टार्ट हो के .200 तक जा रही है। तो हमारे पास 100 IPs का एक पूल है। पूल ऑफ IPs। तो 100 IPs का पूल हम क्रिएट करने जा रहे हैं। तो आपके डोमेन सर्वर का IP क्या है? ये है। आपका डोमेन नेम जो है, उसकी डोमेन का नाम क्या है? example.org है। आपके पास सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन आ रही है, आपकी राउटर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल रही है, आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो है उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, आपका डिफ़ॉल्ट लीज टाइम क्या है और आपका मैक्सिमम लीज टाइम क्या है। सारी इंफॉर्मेशन इस बॉक्स के अंदर आपको डिस्प्ले हो रही है। आप अपने DHCP की को स्टार्ट करना चाहते हैं, उसकी सर्विसेज को चेक करना चाहते हैं कि क्या ये प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हो गया या नहीं हो गया। तो उसके लिए हम दो कमांड्स को यूज़ करते हैं। कमांड वन है हमारे पास sudo systemctl start isaac DHCP सर्वर। आपका DHCP सर्वर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यह सिस्टम CTL स्टेटस, आपके DHCP सर्वर का स्टेटस क्या है, ये कमांड हम एग्जीक्यूट करेंगे। sudo systemctl start isc DHCP सर्वर एंड स्टेटस isp DHCP सर्वर। यहाँ पे हमारे सिस्टम जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि आपका DHCP सर्वर जो है वो एक्टिव है। मीन्स कि आपका DHCP जो है वो सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो चुका है आपके सिस्टम के साथ। ठीक है, टास्क वन है, उसकी लिमिट टाइम जो है वो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। आपके पैकेजेस जो हैं, आपके पैकेट जो हैं वो सेंड हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस एक वीडियो जो है वो रख रहा हूँ कि जिसमें आप इस वीडियो को गो थ्रू करें। इस वीडियो के थ्रू आप लाइव इंस्टॉलेशन देख सकते हैं, DHCP को कैसे यूबंटो सर्वर को यूज़ करते हुए उसकी इंस्टॉलेशन कैसे हो रही है। तो इस वीडियो को गो थ्रू करें, इस लेक्चर को गो थ्रू करते हुए आप अपने DHCP को कॉन्फ़िगर करें कम्प्लीटली अपने सिस्टम के साथ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में माइट भी आपकी डेमोन्स्ट्रेशन हो, प्रेजेंटेशन हो कि आपके ग्रुप में डिफरेंट ग्रुप से कैसे आप DHCP को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। वो आप लाइव जो है वो सेशन हम करेंगे जिसमें आपके ग्रुप्स बना दिए जाएंगे, उस ग्रुप में आप DHCP को इंस्टॉल करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे Okay, in this tutorial what we're going to do is we're वीडियो going to के थ्रू install a आप इसकी DHCP इंस्टॉलेशन को server प्रॉपर in कैसे Ubuntu इंस्टॉल running किया जा Ubuntu रहा है स्टेप बाय 11.10 in a स्टेप। virtual यही machine. स्टेप जो मैंने I've got a अपने VMware लेक्चर player के अंदर virtual डिस्प्ले machine किए हैं, with Ubuntu आपको प्रेजेंट 11.10 किए installed. हैं, उन्हीं स्टेप्स को What we're going इस to do is वीडियो we're के going to अंदर install the दिखाया DHCP गया server है। here. तो इस It's going to वीडियो को hand फॉलो out करें, IP addresses लेक्चर को फॉलो on this करें virtual और network DHCP basically डायनामिक between होस्ट virtual कॉन्फ़िगरेशन को machines. यूबंटू And what सर्वर we're के साथ hoping to कॉन्फ़िगर accomplish is करेंगे। that this other virtual machine, which I haven't started up yet, Fedora 16 VMware player virtual machine, will pick up an IP address from this Ubuntu server that's going to be running DHCP services. So let's talk a little bit about the virtual machine. The virtual machine has settings, and specifically the network adapter is in bridged mode. And in bridged mode, it should pick up an IP address from the wireless router of the network that I'm on. So let's check that. So what I'll do is type in terminal, hit enter. I've got a terminal here, and I'll type if config, and you can see that I have picked up an IP address on this network. It's the 2 network, and it looks like the wireless router is handing out IP addresses 2.100 to 2.150. If you need to get your networking up, you can always use this little network manager tool up here at the top, and you can auto Ethernet or enable your networking, whatever. So now that we have this up and running, we have an internet connection. We can install
DHCP server by downloading the packages from the internet. So what I'm going to do is I'll type clear, and I'll do a sudo apt-get update to update my package list to start with. Okay, my package list is updated, and now I'll type clear, and I'll do a sudo apt-get install DHCP3-server. Okay, looks like it found it. I'll hit Y, enter. Okay, it looks like, all right, setting up the ISC DHCP server. And what you'll do is you'll see that you're going to get a fail. And the reason you get a fail is that you've successfully installed the DHCP server, but it hasn't been configured yet. So you have to configure it before it's going to work. So that's no problem at all. This is totally normal. So now that we've installed the DHCP server, all we have to do is configure it. All right, so let's go configure it. So I'll type clear here, and what I'll do is I'll do change directory, root directory, etc. Let's look in there, ls. And you can see if you do an ls command that we've got a folder here called DHCP. We need to go into that folder and look for our configuration file. So I'll do a cd DHCP. Let's take a look in it. So we change directory. Now we're in root etc DHCP. We'll do ls, and in there you can see that the last file in here is the dhcpd.conf file. This is the configuration file for the DHCP server that we need to configure. So what we'll do is we'll do a sudo nano dhcpd.conf, and that will open up the DHCPD conf file in the Nano text editor. Now I'm using the arrows on my keyboard, and you can see this configuration file, every line that starts with a pound sign is been commented out. And so I'm going to go down here, I'm going to look for, here we go, here's a very basic subnet declaration. And then if you go down here, it says right here a slightly different configuration file for an internal subnet. This is what we want right here. So what I'm going to do is I'm going to take that down a line, and I'll uncomment this line, and I'll change subnet 10.5.5.0 to 192.168.2.0, which is the network that we're on. And I'm going to change this net mask from 255.255.255.224 to 255.255.255.0. Now the range, this is the range of addresses that you're going to be handing out to clients on the network. So you need to change that. So I'm going to say 192.168.2. Let's hand out address, let's see here, 10 to, let's say, 192.168.2.30, right? So we'll hand out addresses 192.168.2.10 to 192.168.2.30. And of course we need to get rid of this pound sign. So then domain name servers, we need to have some domain name servers. We'll uncomment that, and then we'll change the domain name server to 192.168.2.1, and then comma, space, how about 8.8.4.4. All right. I don't have a domain name that I need to configure on this network, but I do need to configure a gateway router. So that's going to need to be 192.168.2.1. The broadcast address is optional, but if we want to, it's good to know. The broadcast address would be 192.168.2.255, and then the default lease time and the max lease time, we'll just uncomment those, and we'll uncomment this last curly brace. So now the whole thing is ready to go. I'll backspace 1. So we only left one line commented. Everything else is good, and so it's ready to go. So all we have to do now is do a Control X to exit,
and it says, do you want to save? Y for yes, and then the file name to write to and the dhcpd.conf. So I'm just going to hit enter because I want to accept the same file name. So now we've configured our DHCP server by configuring our dhcpd.conf file. So now all we have to do is we need to restart our DHCP server, or in fact start it. So let's do that. So what we'll do is we'll say sudo /etc/init.d. Let's see here, and then we'll go /isc-dhcp. Let's see, tab. If we can tab complete it, it'll complete it for us. Then what we'll need to do is we'll just say restart. Okay, space and then restart, hit enter, and stopping the ISC server, you see a fail here, and then starting the DHCP server, okay. So this time it's okay. Now the stopping failed because it actually wasn't running and we had said restart. So we could have probably here just put start instead of restart, and then we wouldn't have got that initial fail. But the DHCP server is running now, so it should be handing out IP addresses on the network. So let's launch this Fedora 16, or let's launch a client and see if we can pick up an IP address. So I'll go here and we'll play this virtual machine and we'll see if we can pick up an IP address. Now this virtual machine has also got, once it launches, we'll take a look at its settings and see what the network adapter, what mode it's in. Okay, looks like it started up. We'll take a look at its virtual machine settings, and the network adapter right now is in LAN segment mode, and I'm going to change it. I need to change this to bridged mode and click OK. And I'm not sure if I can just do that on the fly here. We'll see if we can pick up an IP address. All right, let's take a look. So we'll go to Applications, System Tools Terminal, and we'll type ifconfig, and you can see that it picked up an IP address 192.168.2.10. So that worked out really well. It picked up an IP address not from my wireless router, but it picked up the IP address from my Ubuntu machine. And if we want to prove it, we can prove it by issuing another command from the server. So on the server, let's do this. On the server, we'll say sudo tail command var /lib/dhcp /dhcpd.leases. And you can see that by putting in this command, we look at the var lib dhcp dhcpd.leases, and this shows us our leases. And you can see that we've leased 2.10. It shows the starting and the ending time of the lease. It shows the client, the binding state, next binding state, and it shows us the MAC address that it was bound to. So we've successfully handed out an IP address with our virtual machine DHCP server to another virtual machine DHCP client. Now I did have to change the virtual machine's settings by changing the NIC and putting the network adapter into bridged mode to get it to work. So make sure you do that. Now this client could be another Linux machine, but it could have been a Windows machine, an XP machine, or whatever, and you should find that it works. All for today's. See you in next class. Take care. Allah Hafiz.